Yes, I am ready to shoot next video. नमस्कार, YouTube के समस्त दर्शकों का ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, लेखा शास्त्र एक परिचय पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोगों ने इन्हें ध्यान से सुना होगा, देखा होगा और समझा होगा। अभी तक अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है या नए दर्शक जुड़े हैं तो आप कृपया करके पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 को भली प्रकार से देखिए, सुनिए और समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक के अंदर सभी नोट्स क्रम से लिखिए। यह आपके पास में एक सामग्री एकत्र हो जाएगी। तो कृपया करके एक नोटबुक अवश्य बनाइए। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं लेखा शास्त्र एक परिचय में ही आधारभूत लेखांकन शब्दावली पार्ट 1 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए हम लोग आधारभूत लेखांकन शब्दावली के संबंध में सीखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी विषय की अपनी एक शब्दावली होती है, तो लेखा शास्त्र की भी अपनी एक शब्दावली है। जब आगे आप अन्य अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर कई शब्द आपको मिलेंगे, तो उन शब्दों को क्यों ना हम पहले ही सीख लें। तो आइए हम समझते हैं आधारभूत लेखांकन शब्दावली, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। इसमें जो शब्द हैं उन शब्द के अर्थ बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष में रखने जा रहा हूँ। आप इसमें जो भाव छिपा हुआ है उस भाव को ही मैंने नोट्स में लिखा है। तो आप जब भी इन शब्दों के अर्थ याद करें, ये जो भाव बताया गया है ये अवश्य आना चाहिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि लेखांकन में आधारभूत शब्दावली क्या है। सर्वप्रथम पूंजी, इंग्लिश में इसे कहते हैं कैपिटल। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा कि कैपिटल क्या है, तो समझिए इसको। वह धन जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय में विनियोजित किया गया है। वह धन जो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय में विनियोजित किया गया है कहलाता है पूंजी। सेकंड शब्द है आहरण, ड्राइंग्स। आपको समझना है कि ड्राइंग्स और ड्राइंग दोनों में अंतर है। ड्राइंग का मतलब चित्रकला से है और यहाँ ड्राइंग्स का मतलब आहरण से है। तो आहरण का तात्पर्य व्यवसायी को भी अपने निजी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, माल की आवश्यकता पड़ती है, अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो जब व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से नगद, माल या अन्य सामग्री निकाली जाती है तो उसे कहते हैं आहरण, ड्राइंग्स। पुनः समझिए, व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई नगद, माल व अन्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कोई फर्नीचर है व्यवसाय का और उसने ले लिया है, तो फर्नीचर जो निकाला है वह भी ड्राइंग्स है। तीसरा शब्द है देयताएं। इंग्लिश में कहते हैं इसे इक्विटीज। बहुत ही ध्यान से समझिए इसको। संपत्ति के अधिकार या उनके विरुद्ध लेनदारों या स्वामियों की ओर से सभी दावे। बात बहुत ही सरल है। जब भी कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उस दायित्व में लेनदार और पूंजी। तो व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं, जब भी संपत्ति बनती है कोई न कोई दायित्व उत्पन्न हो जाता है, तो उन दायित्व का इन संपत्तियों पे अधिकार होता है। तो समझिए, संपत्ति के अधिकार या उनके विरुद्ध दावे
किसके दावे? लेनदारों के, क्रेडिटर्स के या स्वामियों के दावे। ये कहलाते हैं इक्विटीज, देयताएं। आगे समझिए, अगला बिंदु है संपत्तियां, अंग्रेजी में कहते हैं असेट्स। आपने अभी तक संपत्ति शब्द सुना होगा, आज आप समझिए कि संपत्ति का अर्थ क्या है। तो संपत्तियों का तात्पर्य है व्यवसाय द्वारा धारित, व्यवसाय द्वारा धारित मूर्त या अमूर्त अधिकार, जिनका व्यवसाय के स्वामी के लिए आर्थिक मूल्य होता है, या व्यवसाय के लिए आर्थिक मूल्य होता है। फिर समझिए, व्यवसाय द्वारा धारित मूर्त या अमूर्त अधिकार, जिनका व्यवसाय के स्वामी के लिए आर्थिक मूल्य होता है, जैसे फर्नीचर, भवन, मशीनरी, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं ये कहलाती है संपत्तियां, क्योंकि इसका कुछ न कुछ आर्थिक मूल्य होता है। अब हम समझते हैं संपत्तियां एक प्रकार की होती नहीं है, संपत्तियां कई प्रकार की होती है। तो विस्तार से हम लोग संपत्तियों के प्रकार को समझते हैं। सर्वप्रथम आता है संपत्तियों के प्रकार में दृश्य संपत्ति या मूर्त संपत्ति, अंग्रेजी में कहते हैं इसे टेंजिबल असेट्स। अगेन समझिए, दृश्य संपत्ति या मूर्त संपत्ति, इंग्लिश में कहते हैं टेंजिबल असेट्स। किसे कहते हैं? वह संपत्ति जिसे देखा जा सकता है, जिसे छुआ जा सकता है या जिसे पहचाना जा सकता है। वह संपत्ति जिसे देखा, छुआ व पहचाना जा सकता है और जिसका भौतिक अस्तित्व होता है। बहुत ही क्लियर शब्दों में अर्थ समझ में आ रहा है कि टेंजिबल या मूर्त संपत्ति क्या है? वह संपत्ति इसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है और पहचाना जा सकता है, और जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, हमें दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए फर्नीचर। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण आप लोग याद कीजिए कि व्यवसाय में और क्या हो सकता है। तो मशीनरी, भवन, ये हमारे लिए संपत्ति है जो हमें दिखती है, तो ये कहलाती है मूर्त या दृश्य संपत्ति। इसी प्रकार इसका उल्टा हो गया, अदृश्य या अमूर्त संपत्ति। अदृश्य संपत्ति या अमूर्त संपत्ति, इंग्लिश में कहते हैं इसको इनटेंजिबल असेट्स। अब इस अर्थ को आप उल्टा कर दीजिए, वह संपत्ति जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है पर व्यवसाय के लिए इसका आर्थिक महत्व होता है, अर्थात व्यवसाय के लिए इसका आर्थिक मूल्य होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अदृश्य संपत्ति का मतलब वह संपत्ति जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसका आर्थिक महत्व होता है। अब ये संपत्ति भी कौन कौन सी है देखिए, ख्याति, गुडविल, व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क, एकस्व, पेटेंट और प्रकाशनाधिकार, कॉपीराइट, ये कुछ अदृश्य संपत्तियों के उदाहरण हैं। अब हम अदृश्य संपत्ति के उदाहरण को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम है ख्याति। ख्याति को इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। ख्याति वास्तव में एक आकर्षण शक्ति है, एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को माल खरीदने के लिए प्रेरित करती है और व्यवसाय के लाभ में वृद्धि करती है। किसी भी वस्तु को क्रय करने से पहले ग्राहक उस वस्तु के बारे में, कंपनी के बारे में अच्छे से पता करता है, और जब उस कंपनी की वस्तु की कुछ गुडविल होती है तो वह क्रय के लिए प्रेरित होता है। तो एक प्रकार से ख्याति जो है वह एक अट्रैक्शन पावर है जो कस्टमर को माल खरीदने के लिए प्रेरित करती है, और जब माल व्यवसाय का बिकेगा तो लाभ में वृद्धि होगी। तो गुडविल और लाभ का संबंध है। बिना गुडविल के वस्तु नहीं बिकती है, और जब वस्तु नहीं बिकेगी तो व्यवसाय को प्रॉफिट भी नहीं होगा। यह जो है एक नए व्यवसाय को
और पुराने व्यवसाय को अलग करती है। आपने अपने शहर में भी अगर कोई वस्तु खरीदने गए हो तो निश्चित रूप से गुडविल के कारण ही वहाँ गए हो। आपके सिटी में भी हो सकता है कुछ दुकान ऐसी हो जिनकी गुडविल अच्छी है और आप उस गुडविल के कारण से वहाँ पर बहुत से ग्राहक पहुँच जाते हैं। तो ये गुडविल है, इसकी भी व्यवसाय में वैल्यू है। इसी प्रकार से व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? आप लोगों ने कई ब्रांडेड वस्तुएं जब परचेज की होगी तो उस पर कोई न कोई मार्का जरूर लगा होगा। कंपनी अपना कोई मार्का तय करती है, चाहे वह कई प्रकार की वस्तुएं बनावे, लेकिन अपना एक मार्का उस पर लगा देती है। तो ग्राहक जो है जब वस्तु परचेज करता है तो उस मार्के को ढूंढता है, मतलब व्यापारिक चिन्ह ट्रेडमार्क को ढूंढता है और ट्रेडमार्क देख करके वह संतुष्ट हो जाता है कि यह वस्तु इसी कंपनी की है। तो जो ट्रेडमार्क है वह भी व्यवसाय की संपत्ति है। तो ट्रेडमार्क का मतलब वह चिन्ह जो उत्पादित वस्तु या सेवा पर लगता है, जिसे देखकर ग्राहक वस्तु खरीदता है। यह हो गया ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क भी व्यवसाय की संपत्ति है। अगला है एकस्व अधिकार। एकस्व अधिकार इंग्लिश में इसे कहते हैं पेटेंट राइट। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में जो अभिनेता है वह एक ऐसा पार्ट बनाता है जिससे पेट्रोल की खपत प्रति किलोमीटर बहुत कम होती है। तो उस पार्ट को जब वह किसी कंपनी को बेचता है तो उसे बहुत बड़ी रकम मिलती है। तो जो आविष्कार है उस आविष्कार के उपयोग का अधिकार कंपनी ने परचेज कर लिया, तो ये कहलाता है पेटेंट। तो देखिए ध्यान से, एकस्व का मतलब है वह आविष्कार जिसके उपयोग का अधिकार, जिसके उपयोग का जो अधिकार है वो व्यवसाय ने खरीद रखा है। उपयोग का अधिकार व्यवसाय ने परचेज कर रखा है। उपयोग का अधिकार यह व्यवसाय ने परचेज कर लिया है। इसी प्रकार से प्रकाशनाधिकार, कॉपीराइट। आपने कोई भी पुस्तक देखी होगी तो पुस्तक का जो पहला पन्ना हम पलटते हैं तो पलटते ही आपको मिलेगा कॉपीराइट, और सी आपको अक्षर लिखा मिलेगा, उसको गोले से किया होगा, सी का मतलब है कॉपीराइट। अब अगली बार जब आप कोई पुस्तक देखें तो उसको पलटिए और उसमें आपको लिखा मिलेगा सी। सी का मतलब है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट का मतलब क्या है? किसी पुस्तक या लेख के प्रकाशन का अधिकार जो लेखक से मूल्य के बदले प्राप्त किया जाता है। अर्थात लेखक ने वह पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को छापने का अधिकार कौन लेगा? कोई कंपनी लेगी, कोई प्रकाशन वाला लेगा। तो ऐसी स्थिति में उसको प्रकाशित करने का जो अधिकार है वह कहलाता है प्रकाशनाधिकार। इसको अन्य कोई फर्म प्रकाशित नहीं कर सकती है कि कॉपीराइट इनके पास है। और कॉपीराइट दिया किसने? लेखक ने दिया, तो लेखक को इसके बदले में मूल्य मिलता है। तो जो प्रकाशनाधिकार है वह भी व्यवसाय का एक जो है वो संपत्ति है। अब देखिए अदृश्य संपत्ति के पश्चात अब हम समझते हैं चल या चालू संपत्ति, फ्लोटिंग और करंट एसेट्स। समझिए इसको। वह संपत्ति जो अपना रूप अल्पकाल में परिवर्तित करती है, वह संपत्ति जो अपना रूप अल्पकाल में परिवर्तित करती है। रूप परिवर्तन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कैश है, नगद है। अब इस नगद से आपने माल खरीद लिया, तो ये नगद जो है, नगद भुगतान करके हमने माल परचेज कर लिया, तो इसका रूप चेंज हो गया, बन गया क्या? गुड्स। अगर हमने उधार माल खरीदा है तो बन जाएंगे देनदार, डेटर्स। और अगर देनदार ने हमको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है तो देनदार बन जाएंगे प्राप्य बिल। और बिल ऑफ एक्सचेंज को आपने अगर बैंक में जमा करा दिया है तो वह हो जाएगा बैंक में जमा। और बैंक में जमा राशि आपने निकाल ली है तो फिर से बन जाएगी नगद। इस प्रकार से संपत्ति ने अपना रूप चेंज किया।
तो जो संपत्ति अल्पकाल में अपना रूप परिवर्तित करती है उसे कहते हैं अपन फ्लोटिंग या चालू संपत्ति या चल संपत्ति। चल संपत्ति या चालू संपत्ति के पश्चात अब हम समझते हैं अचल संपत्ति। अचल संपत्ति या स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स वह संपत्ति जो अपना रूप दीर्घकाल तक बनाए रखती है तथा व्यवसाय की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति वह संपत्ति है जो अपना रूप दीर्घकाल तक बनाए रखती है, साथ ही व्यवसाय की कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। जैसे उदाहरण के लिए भवन, मशीन आदि। इसके अतिरिक्त फर्नीचर। तो यह जो संपत्ति है यह अपना रूप दीर्घकाल तक बनाए रखती है। चल संपत्ति की तरह अल्पकाल में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि दीर्घकाल तक एज इट इज रहती है और ये व्यवसाय के अन्य व्यवसाय के कार्यों में सहयोग प्रदान करती है और कार्यक्षमता में वृद्धि करती है। इसी प्रकार से अगला है तरल संपत्ति। तरल संपत्ति इंग्लिश में से कहते हैं लिक्विड असेट्स। अब लिक्विड असेट्स क्या है? वह संपत्ति जो नगद के रूप में है, जो नगद के रूप में है अर्थात कैश है, या शीघ्र नगद में परिवर्तित की जा सकती है। वह संपत्ति जो नगद के रूप में है या शीघ्र नगद के रूप में परिवर्तित की जा सकती है कहलाती है तरल संपत्ति। और इस संपत्ति के उदाहरण है कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल आदि। अगर यूँ कहा जाए सूत्र के रूप में तो तरल संपत्ति जो है लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर चालू संपत्ति में से दो संपत्तियां माइनस कर दी जाए अर्थात व्यवसाय का माल का स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर ये दोनों जोड़ करके करंट असेट्स में से घटा दें तो जो बैलेंस आता है उसे अपन कह सकते हैं लिक्विड असेट्स। नेक्स्ट है क्षयशील संपत्ति, वेस्टिंग असेट्स। इसको समझिए, वह संपत्ति जिसके निरंतर उपयोग करने से या दोहन करने से वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, जैसे तेल के कुएं। अगर तेल के कुएं में से हम तेल निकालते रहेंगे तो धीरे धीरे तेल के कुएं समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से पत्थर की खानों में से निरंतर पत्थर निकालेंगे तो धीरे धीरे जब पत्थर निकालते रहेंगे तो पत्थर की खानें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आप दीजिए तो कौन सा उदाहरण हो सकता है? खनिज संपदा। खनिज संपदा में से भी अगर आप दोहन करते जाओगे तो खनिज संपदा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसी संपत्ति जिसके निरंतर उपयोग करने से या दोहन करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है कहलाती है वेस्टिंग असेट्स। नेक्स्ट है कृत्रिम, काल्पनिक या अवास्तविक संपत्ति। कृत्रिम, काल्पनिक या अवास्तविक संपत्ति। देखिए संपत्ति क्या है? वह संपत्ति जो वास्तव में संपत्ति नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये वास्तव में संपत्ति नहीं है, बल्कि दीर्घकालीन खर्चे या हानियां हैं। समझिए इसको, ये वास्तव में संपत्ति नहीं है बल्कि दीर्घकालीन खर्चे हैं जिसका लाभ एक से अधिक वर्ष तक मिलता है।
इसका उदाहरण देखिए, सबसे पहले भारी विज्ञापन व्यय। कोई भी कंपनी अपनी वस्तु का विज्ञापन करती है और एक साथ एक वर्ष में बड़ा खर्चा करती है, लेकिन उस विज्ञापन का लाभ कई वर्षों तक मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए विज्ञापन व्यय 1 लाख रुपए का हुआ है और उसका लाभ हमें मिल रहा है 5 वर्ष तक, तो विज्ञापन पर जो खर्च हुआ है उसे 5 वर्षों के खर्चे में बांट दिया जाएगा। तो प्रथम वर्ष का जो खर्चा है वह तो कहलाएगा आपके 20,000 रुपये, लेकिन 80,000 रुपये जो खर्चा है इस वर्ष के असेट्स में दिखाना होगा। तो यह वास्तव में असेट्स तो है नहीं, लेकिन दीर्घकालीन खर्चे हैं। अतः ऐसी संपत्ति कहलाती है कृत्रिम, काल्पनिक या अवास्तविक संपत्ति। इसके और भी उदाहरण है। भारी मरम्मत व्यय। मान लीजिए आपने मशीनरी का या फिर ये कह सकते हो कि भवन का भारी मरम्मत व्यय करवाया, जिसका लाभ कई वर्षों तक मिलता है। तो इस वर्ष जो खर्चा है वह तो आपके लाभ हानि खाते में आ जाता है, लेकिन जो शेष राशि है वह हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के असेट्स में, तो वह कहलाती है कृत्रिम संपत्ति। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल के लिंक को अपने साथियों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं आपके साथ में मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।